हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट ग्रंथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राग वर्गीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। जब एक श्रेणी की चीजें इकट्ठी करके उनके अलग अलग वर्ग बनाए जाएं तो उसे वर्गीकरण कहते हैं। मतलब जैसे एक कोई चीज है, उसे इकट्ठी कर लिया पहले हमने अलग अलग उसको, और फिर उन्हें अलग अलग डिवाइड कर दिया, उसे क्या कह देते हैं हम? वर्गीकरण। जैसे लाइब्रेरी में अंग्रेजी की किताबें अलग, हिंदी की अलग, गणित की अलग रखी जाती है। प्राचीन काल से लेकर आज तक रागों के अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं। मतलब पुराने टाइम से लेकर आज तक बहुत सारे वर्ग बनाए गए हैं जिसे राग वर्गीकरण कहते हैं। तो राग वर्गीकरण का क्रम इस प्रकार है। मतलब अब हम भरत काल से लेकर आधुनिक काल तक पढ़ेंगे कि रागों को कैसे बांटा गया। सबसे पहले आता है आपका जाति वर्गीकरण। भरत काल में जाति गायन का प्रचार था। मतलब रागों को जातियों के अकॉर्डिंग गाते थे। कुल जातियां 18 थी। स्वरों की वह विशेष रचना जिसमें 10 लक्षण माने जाते हो, वह रचना जाति कहलाती थी। मतलब स्वरों की वो रचना जिसमें 10 लक्षण माने जाते हो, उस रचना को क्या कह देते थे हम? जाति कह देते थे। तो इसे क्या कहते हैं हम? जाति वर्गीकरण की। मतलब जातियों के अकॉर्डिंग रागों को बांटना। हम देखते हैं ग्राम राग वर्गीकरण। ग्राम रागों की उत्पत्ति जातियों से हुई। मतलब पहले जाति राग वर्गीकरण आए, फिर ग्राम राग वर्गीकरण। ग्राम राग के 5 प्रकार हैं जिनकी अपनी अपनी शैली है। मतलब ग्राम राग के कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। उनकी अपनी अपनी शैलियां भी हैं जिनको गीति कहते हैं। शैली को क्या कह देते हैं हम? गीति कहते हैं। 10 विधि राग वर्गीकरण। पंडित शारंग देव जी द्वारा रचित ग्रंथ संगीत रत्नाकर में सारी गाई जाने वाली रचनाओं को 10 भागों में बांटा गया है। हमने पढ़ा है ना संगीत रत्नाकर, उसमें हमने देखा है कि सारी गाई जाने वाली रचनाओं को पंडित जी ने 10 भागों में बांटा। कौन कौन से 10 भाग थे? राग, ग्राम राग, उपराग, भाषा, विभाषा, अंतरभाषा, रागांग, क्रियांग, उपांग, भाषांग। अब हम देखते हैं इसको याद करने का तरीका। पहले 3 के पीछे क्या लगाना है आपको? राग। पहला हो गया राग, दूसरा ग्राम राग, तीसरा उपराग। फिर आशा लगाना है आपको, मतलब भाषा, भाषा, विभाषा, अंतरभाषा। फिर आंक लगाना है आपको, रागांग, क्रियांग, उपांग और भाषांग। अब हम देखते हैं शुद्ध, छायालग और संकीर्ण वर्गीकरण। इन 3 वर्गों में रागों को विभाजित करने की प्रथा चली आ रही थी। मतलब रागों को इन 3 वर्गों में डिवाइड कर देते थे। कैसे? शुद्ध राग में कौन से राग आते थे? जिन रागों में शास्त्रों के नियमों का प्रयोग शुद्ध रूप से होता था, उन्हें क्या कहते थे हम? शुद्ध राग। यह राग स्वतंत्र रहते थे, जैसे राग भैरव आदि। छायालग राग, जिन रागों में किसी दूसरे राग की छाया आती हो, उन्हें छायालग राग कहते हैं। संकीर्ण राग, जिन रागों में 2 से ज्यादा रागों का मिश्रण हो, उन्हें संकीर्ण राग कहते हैं। मतलब जिन रागों में किसी दूसरे की छाया आ रही है, मतलब जो उससे सिमिलर है, उसे क्या कह देंगे? छायालग। और संकीर्ण, जिसमें 2 या 2 से अधिक रागों का मिक्सचर हो जाए, उसे क्या कह देते हैं हम? संकीर्ण राग। मेल राग वर्गीकरण क्या होता है? मध्यकाल में मेल राग वर्गीकरण प्रचलित था, परंतु उस समय मेल रागों की संख्या पर संगीतकारों का एक मत नहीं था। अब यहाँ से हमारा मध्यकाल शुरू होता है कि मध्यकाल में हमारा मेल राग वर्गीकरण प्रचलित था। पहले इसके अकॉर्डिंग हम बांट देते रहते रागों को, परंतु उस समय मेल राग की संख्या संगीतकारों में एक मत नहीं था, जिस कारण वह वर्गीकरण कुछ देर बाद खत्म हो। अब हम देखते हैं अगला, राग रागनी वर्गीकरण। उसके बाद मध्यकाल में मेल राग वर्गीकरण के साथ साथ राग रागनी वर्गीकरण भी प्रचार में था। मेल राग वर्गीकरण और राग रागनी वर्गीकरण, इसमें सभी रागों को 6 पुरुष राग, उसके बाद 30 से 36 रागनियों और 8 पुत्रों और उनकी पुत्र वधुओं में बांटा गया। हमने क्या करना है? 6 पुरुष राग, 30 से 36 रागनियों, 8 पुत्रों और उनके पुत्र वधुओं में बांटा गया। अब हम देखते हैं इसके बाद कौन सा वर्गीकरण आया हमारे पास? रागांग वर्गीकरण। राग रागनी वर्गीकरण के बाद रागांग वर्गीकरण प्रचार में आया, परंतु बहुत सी कमियां थी इसके अंदर, जिसके कारण ये ज्यादा समय तक नहीं चला। इसके बाद हम देखेंगे थाट राग वर्गीकरण। इसके ऊपर आपका अलग से भी क्वेश्चन आता है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका श्रेय पंडित भातखंडे जी को जाता है, जिन्होंने मध्यकाल के मेल राग वर्गीकरण के आधार पर हमारी संगीत पत्ति को नियमबद्ध किया। मतलब इन्होंने मेल राग वर्गीकरण के आधार पर ही थाट राग वर्गीकरण बनाया। मेल के स्थान पर थाट शब्द का प्रयोग किया गया। ये 10 थाट इस प्रकार हैं। उन्होंने रागों को थाटों के अकॉर्डिंग बांट दिया। देखते हैं, बिलावल थाट, खमाज थाट। आपके लाइन वाइज याद रखने हैं। बिलावल, खमाज, काफी, आसावरी, भैरवी, भैरव, कल्याण, मारवा, पूर्वी, तोड़ी। कैसे हो गया? बिलावल, खमाज, काफी, असावरी, भैरवी, भैरव, कल्याण, मारवा, पूर्वी, तोड़ी। ये हो गया आपके 10 थाट। अब आपको इसके आगे वाला बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। बिलावल थाट सभी स्वर शुद्ध होते हैं इसमें। खमाज में सिर्फ नी कोमल होता है। काफी में ग नी कोमल होता है। पहले नी से स्टार्ट हुआ, नी कोमल, फिर ग नी कोमल। असावरी थाट ग ध नी कोमल,
फिर भैरवी थाट ग ध रे ग ध नी कोमल। तो आपके पास 5 खत्म हो गया आपके। पहले नी सारे शुद्ध है, फिर नी कोमल बाकी शुद्ध, ग नी कोमल बाकी शुद्ध, ग ध नी कोमल बाकी शुद्ध, फिर रे ग ध नी कोमल बाकी शुद्ध। तो ये तो आपको इजी याद हो गए होंगे। नी से स्टार्ट करना है, ग लगा दिया, फिर ग ध नी लगा दिया, फिर रे ग ध नी। अब हम देखते हैं भैरव थाट, सिर्फ रे ध कोमल आएगा आपके पास। कल्याण थाट में अब यहाँ से आपका तीव्र म शुरू हो जाएगा। म क्या हो जाएगा? तीव्र। तीव्र का साइन क्या होता है? ऊपर डंडी आ जाती है, खड़ी रेखा होती है ऊपर। मारवा थाट में रे कोमल म तीव्र, पूर्वी में फिर रे ध कोमल हो गया, म तीव्र हो गया। तोड़ी में रे ग ध कोमल हो गया और म तीव्र। तो यही खत्म हो जाता है आपका थाट राग वर्गीकरण। फिर आपको लिखना है कि फिर भी कुछ राग जैसे राग मधुवंती, ललित आदि किसी भी थाट के नहीं आते, मतलब किसी भी थाट के अंतर्गत नहीं आते, चाहे यह वर्गीकरण आज के युग में कितना मर्जी लाभकारी हो। तो मैं होप करती हूँ आपको राग वर्गीकरण अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप ये पेपर में लिख के आते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दे, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।